रामसर के सहयोग से इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी ट्रेड्समैन, आर्मी क्लर्क के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है परीक्षा एप्लीकेशन पर। और इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें जस्ट आपको 150 रुपए का ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। 50% ऑफ प्राप्त करने के लिए दिया हुआ ये जो कूपन कोड है सुपरफा50 अप्लाई करेंगे तो आपको 150 रुपए में ये मिल जाएगा। और ये पूरी टेस्ट सीरीज जो तैयार की गई है वो स्पेशल मैंने खुद पेपर्स को बनाया है, इसलिए ये आपके लिए जरूरी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के अंदर लिए हुए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे। आप मुझे अपना स्कोर बता सकते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन है 16 यानी 16, और 16 में से आप बताएंगे कि कितना आपने स्कोर किया। बहुत सारे क्वेश्चंस, हर टॉपिक को 16 क्वेश्चन मतलब 16 टॉपिक को टच किया है इस वीडियो के अंदर। सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये वाला क्वेश्चन है, इसे आप कैसे करेंगे। ये लिखा हुआ है कि शी एंड डैड वुड हैज हैड लव्ड अमित, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट की जगह पर इन चार में से कौन सा ऑप्शन आएगा, ये आपको मुझे बताना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कभी भी खाली जगह आ रही है और उसकी जगह पर अगर आपको कुछ फिल करना है, तो आप ये देखें इस खाली जगह से पहले क्या दे रखा है, तो उससे पहले वाली चीज को आपको देख लेना है। क्लियर है। अब आप ये समझिएगा कि जब अगर बुड आ रहा है तो बुड के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या फिर अगर थर्ड फॉर्म भी आएगी तो वो हैव थर्ड फॉर्म आती है। यानी बुड के बाद में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर हैव थर्ड फॉर्म आती है। तो देखो यहाँ पर वर्ब ये है, इसका मतलब वर्ब का हमें इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल की गई है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है। तो इसलिए यहाँ पर ये हैज हैड ना आकर के हैव लव्ड वाला ये पूरा इस जगह पर हो जाएगा। क्लियर है। तो दो चीजें याद रखना, वुड के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर हैव थर्ड फॉर्म आता है। सेल जैसे शुड, वुड, कुड, इन सब के बाद वही है, हैव थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव थर्ड फॉर्म वाला ये हो जाएगा। पहले एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर हैज वाला क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि शी एंड डैड ये दो हैं, एक लड़की है और उसके डैड है, तो दो है मतलब ये प्लूरल हो गया। तो प्लूरल में तो हैज आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा ना, प्लूरल को शो कर रहा है। बट यहाँ पर वुड भी दे रखा है, तो वुड के हिसाब से आपको समझ लेना है कि कैसे आपको इसे करना है। आगे देखिएगा, द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। हो सकता है आपको लगेगा कि बहुत सिंपल है, लेकिन आप गलत कर जाएंगे। द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन अमेरिका, मतलब वो ये कह रहा है कि जापान के जो लोग हैं वो अमेरिका से भी कैसे हैं, बहुत चतुर चालाक है, उनसे भी कंपैरिजन में। यहाँ पर जो गलती की गई है, क्या आप बता सकते हैं कि वाइजर देन अमेरिका की जगह पर चार में से क्या आएगा और क्यों आएगा। आपने सोचा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक चीज आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पर जो तुलना की जा रही है, कंपैरिजन, वो जापान के लोगों की अमेरिका के लोगों से ही तो की जा रही होगी। ऐसा तो नहीं है कि जापान के लोगों की और अमेरिका से किसी देश से की जाए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अंडरस्टैंड। तो कंपैरिजन जो की जाती है वो एक स्टेट में की जाती है, यानी कि एक लेवल में की जाती है। जापान के लोगों की अमेरिका के लोगों से की जा रही है, ना कि डायरेक्ट अमेरिका से। अब देखिएगा, अगर ऐसा कोई केस हो, द पीपल ऑफ, और यहां पर भी वही आएगा, द पीपल ऑफ अमेरिका, तो ऐसे में आप याद रखना कि कंपैरिजन जो देन लगाते हैं उसके बाद दोज ऑफ और फिर उस प्लेस का नाम लिख देंगे, तो दोज ऑफ का ही मतलब द पीपल ऑफ होता है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड और नॉट। तो इसलिए यहां पर ये जो वाइजर देन अमेरिका लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हो जाएगा वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, काफी बच्चे से गलत कर देते हैं। तो द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन दोज ऑफ अमेरिका। दोज ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा कि वाइजर देन द पीपल ऑफ अमेरिका। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ऐसे होता कि जापान, जैसे जापान इज मोर ब्यूटीफुल, जापान, देखो एक चीज को आप समझो, पहली बात तो कंपैरिजन कहां पर किया जा रहा है वैसा ही आंसर आपको देना है। कंपैरिजन यहां पर पीपल के माध्यम से किया जा रहा है, तो पीपल आएगा। चलो आगे बढ़ जाइएगा। आगे एक क्वेश्चन है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा, गलत मत करेगा। कि आई हैड ए फ्यू एग्स इन द फ्रिज, सो वी नीड टू गो टू द मार्केट टू बाई देम। ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब अ फ्यू की जगह पर क्या आ सकता है और
क्यों आ सकता है? वो ये कह रहा है कि आई हैड अ फ्यू एग्स इन द फ्रिज, यानी फ्रिज के अंदर जो है कम मात्रा में, कम संख्या में क्या थे, एग्स थे, इसलिए हमको मार्केट जाने की ज़रूरत है, उनको खरीदना है क्योंकि अंडे जो हैं वो बहुत कम है फ्रिज के अंदर। अब यहाँ पर एक बात बताइएगा, देखो आपको ये समझ में आना चाहिए, अ फ्यू और द फ्यू होता है पॉजिटिव केस में। आगे तो भैया वो मार्केट जा रहा है खरीदने के लिए, इसका मतलब पॉजिटिव केस तो रहा नहीं, मतलब वो नेगेटिव हो गया। भाई बिल्कुल ही नहीं है, ना के बराबर, ना मात्र संख्या में बचे हुए एग, इसलिए उसे जाना पड़ रहा है। एक घर में अगर 100 अंडे डेली खाए जाते हैं एक परिवार में, और उसमें से मात्र एक बचा है, तो ये तो नामात्र हो गया ना, नेगेटिव हो गया। एक से तो पूरा परिवार का काम नहीं चल पाएगा। ऐसे केस में यहाँ पर फ्यू आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि जो फ्यू होता है या लिटिल होता है ये नेगेटिव शो करता है। और अगर ये जो लास्ट में ये देखो एग्स लिख रहा है ना, अगर एग्स ये काउंटेबल प्लूरल है तो फ्यू आ जाएगा, अगर ये अनकाउंटेबल है तो लिटिल आ जाएगा। बस याद रखना, फ्यू हो लिटिल हो ये नेगेटिव सेंस देता है। आगे मार्केट जा रहा है उन्हें खरीदने के लिए, मतलब अंडे बिल्कुल नामात्र की संख्या में, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्यू लगा दिया। क्लियर है? तो अफ्यू नहीं आएगा, फ्यू आएगा उस जगह। आगे देखिएगा, आगे आपको पैसिव भी आता है, तो मैंने यहाँ पर पैसिव भी रखा हुआ है और ये पैसिव है, और ये आपको मुझे बताना है कैसे करेंगे। शर्ला चेंज्ड द कर्टेन्स, क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अपना भी तो दिमाग लगाइए ना, आप भी तो सोचिए इसमें क्या हो सकता है। बाकी फिर तो मैं बताऊंगा ही। देखिएगा, एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि कभी भी सेकंड फॉर्म जो होती है ना भैया, वो हमेशा एक्टिव से पैसिव में वॉज वर थर्ड फॉर्म में जाती है। किस में जाती है? वॉज वर थर्ड फॉर्म में। अगर ये आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप कर जाएंगे, यदि आपको टेंस को बदलना आता है तो देखो वॉज वर थर्ड फॉर्म इस वाले में नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इनके अंदर है बी सी डी के अंदर। अब इसको आप देख लीजिएगा। एक बात आप मुझे बताओ, यहाँ पर ये वर्ब और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो द कर्टेन आगे आएगा, द कर्टेन्स, ये प्लूरल है इसलिए वर आ गया। वो सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो गया? वॉज वर थर्ड फॉर्म में। और सरला मतलब बाई सरला, तो बी वाला आपका एकदम सही है। ठीक है, अब अच्छा सर जी ये क्यों गलत हो गया? भाई ये गलत इसलिए हो गया क्योंकि द कर्टेन्स प्लूरल है, तो यहाँ तो प्लूरल ही आना चाहिए था, तो ये तो सिंगुलर कर दिया, तो ये इस तरह से गलत हो गया। सरला वॉज द वन, ना ये तो गलत है क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना होता है, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे एक और पैसे मैंने लिया यहाँ पर कि शी विल फिनिश द थेसिस इन अ फोर्टनाइट। अच्छा, अब आप ये देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है। राम सेड टू रोहन डोंट रन सो फास्ट। एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि यहाँ पर लिखा है डोंट, और डोंट वाले को जो जोड़ते हैं वो नॉट टू से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? नॉट टू से जोड़ा जाता है इन दोनों सेंटेंसेस को, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसे नॉट टू से जोड़ते हैं। यहाँ पर देखो पहले वाले में कोई नॉट टू नहीं आ रहा, गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में नॉट टू नहीं आ रहा, ये भी गलत हो जाएगा। अब इन सी और डी में से आपको देखना है। तो एक चीज आप देखिएगा, राम ने रोहन से कहा है, या तो वो एडवाइस देगा या फिर कहेगा, रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा। तो रिक्वेस्ट नहीं करेगा मतलब सी वाला जो है वो एकदम गलत हो जाएगा। रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा, या तो वो कहेगा, टोल्ड की जगह एडवाइस्ड भी आ जाता तो और बेहतर हो जाता, लेकिन रिक्वेस्ट नहीं करेगा। तो ऐसे में आपका जो डी वाला है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ पर क्या होता है, डू को हटा देते हैं। आप सोच रहे हो सर जी नॉट टू क्या हो गया, डू कहाँ भाग गया? ऐसे में क्या करते हैं कि डू को हटा देते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, डू को हटा करके नॉट के बाद फिर वो इन्फिनेटिव लगा देते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। चलिएगा आगे बढ़ जाइएगा। आगे है एक और यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और ये आप करिएगा, गलत मत करना इसे बिल्कुल भी, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे है। पढ़ लीजिएगा ये कैसे क्वेश्चन दे रखा है। ये लिखा है द विजिटर सेड इज योर मदर एट होम, मतलब विजिटर ने कहा क्या आपकी मम्मी घर पर है। इस सेंटेंस को पढ़ करके आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, और वो ये कि इजारम जो है ये जाएगा किस में बताओ? इजारम जो होता है वो वॉज वर में जाता है। किस में जाता है बताओ? वॉज वर में जाता है। जब वॉज वर में जाता है तो अच्छा ये थोड़ा ऊपर है क्या, अब इसे कैसे देखा तो गड़बड़ हो गया। चलो कोई बात नहीं, हमें पहले ये देख लेना है कि वॉज वर कहाँ पर आ रहा है। बताओ पहले वाले में ये इंटेरोगेटिव है, चलो ठीक है, आस्क्ड आ जाएगा, मी आ गया। यहाँ पर पहली बात तो कोई इसने कंजंक्शन नहीं लगाया है, वेदर लगाया जाता है, पहले वाला तो गलत हो गया। दूसरा आप देखिएगा, दूसरा क्या है, द विजिटर आस्क्ड टू मी, नो ये क्योंकि आस्क्ड के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसमें टू नहीं लगाते, तो बी वाला आपका गलत हो जाएगा।
द विजिटर आस्क्ड टू, नहीं ये देखो आस्क्ड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, टू नहीं आता, ये गलत हो जाएगा। आपका फाइनली बचा डी वाला, द विजिटर आस्क्ड मी वेदर माई मदर वॉज एट होम, तो ये वाला आपका एकदम सही है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं रहेगा। अच्छा, अब आपको और अच्छी चीज़ें आपको बतानी है और ये बता, और अब आपके सामने एक सवाल है कि अ वाइल्ड गूस चेज, क्या आप इसे कर पाएंगे बताओ। अ वाइल्ड गूस चेज का मतलब क्या होता है, निरर्थक प्रयास, ऐसा प्रयास जिसका कोई अर्थ ना हो, व्यर्थ का प्रयास बोल सकता हूं। ठीक है, यही इसका मतलब होता है। अंडरस्टैंड। तो इसमें क्या हो जाएगा, यूजलेस सर्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, यूजलेस सर्च हो जाएगा। क्लियर है, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो चीज़ें याद हो जाएगी। आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर ये तो हमको आता ही नहीं और सर जी बता रहे हैं और आप टेंशन लेने लग जाए। नहीं नहीं, देखो अ वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है यूजलेस सर्च, अ वर्थलेस हंट, चेज या फिर अ फ्यूटाइल परस्यूट, इस तरह से मतलब वही जिसका मीनिंग ना हो, यूज ना हो। आगे बढ़ जाएगा। अब आपको मुझे अपोजिट बताना है एक एक्नॉलेज का। तो एक्नॉलेज तो आपने खूब पढ़ा होगा, सुना होगा। आप बोलते हैं सर सभी टॉपिक्स को आप लिया करें ताकि हमको जो है रिवीजन हो जाए। देखो एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है एक्नॉलेज का मतलब, स्वीकार करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, डिनाई करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिनाई करना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो याद हो जाएगा आपको, एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना, अंगीकार करना, उल्टा हो जाएगा डिनाई करना, अस्वीकार करना, खंडन कर देना। ठीक है, और बाकी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे डिनाई है, डिनाई के ही और भी इसके बन जाएंगे, इग्नोर हो जाएगा या फिर रिफ्यूज हो जाएगा, एब्ज्योर हो जाएगा, ए बी जे यू आर ई। आगे बढ़ जाएगा। आगे आपको ऑलवेज का बताना है। ये सरल लगेगा लेकिन आप इन चारों को पढ़ेंगे तो गलती कर जाएंगे, पक्का गलती कर जाएंगे। तो ऑलवेज का उल्टा आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या होगा। ऑलवेज का उल्टा क्या होगा, पढ़ो जल्दी से, मैं बाद में ही बताऊंगा आपको जब आप इसे आराम से सोच लेंगे। तो मैंने रखा इसलिए था, जब मैं इसे रख रहा था मुझे पक्का पता था बच्चे बोलेंगे सर ये कैसा आपने सवाल रखा। देखिए समझिए, ऑलवेज का मतलब होता है सदा या सदैव। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेल्डम, कभी कभार। होली दिवाली कहते हैं ना कि मेरे अंकल जी कभी कभार पीते हैं, तो वो जाएगा सेल्डम हो जाएगा। सेल्डम का मतलब ही क्या होता है, एक तरह से हार्डली बोल सकते हैं, रेयरली बोल सकते हैं, स्पॉरेडिकली बोल सकते हैं, स्पॉरेडिकली रेन, कभी कभार बारिश जो होती है। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा वो सेल्डम हो जाएगा, ना कि नेवर हो जाएगा। तो ये जो है छोटी छोटी चीज़ों को आप गलत मत करिएगा। आगे बढ़ जाइएगा। अब आपको मुझे सिनोनियम बताना है और सिनोनियम कितना अच्छा यहाँ पर लिया है। अब देखता हूँ कितने स्टूडेंट हैं जो इस सिनोनियम को बता पाएंगे। आपके लिए एकदम पेपर समझो बहुत अच्छी तरह से मैंने सेट किया हुआ है। जल्दी से आपको बताना है कि एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है। एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है समझो। एब्जॉल्व का मतलब होता है छुटकारा दे देना या फिर किसी को मुक्त कर देना। ठीक है, मतलब कहना सॉल्व हो गया, ऐसे ऐसे समझो, सॉल्व हो गया मतलब छुटकारा मिल गया, सॉल्व हो गया परेशानी से। एब्जॉल्व मतलब छुटकारा दे देना। तो इसका जो सिनोनियम होगा इसका ही सेम मीनिंग रखने वाला, और वो हो जाएगा एक्विट, ACQUIT। एक्विट का मतलब ही क्या होता है, वही रिहाई करना, निर्दोष ठहरा देना, दोष मुक्त कर देना किसी को, तो वो होता है। तो इसलिए आपका जो इसका एग्जैक्ट सिनोनियम हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। आपको एक और सिनोनियम बताना है और वो है एंटागोनिस्ट। देखो बहुत प्यारे हैं और इनको भाई सबको याद कर लेना। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है एक तरह से किसी का कोई विरोधी होता है ना, प्रतिद्वंदी, तो विरोधी को ही बोलते हैं एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। तो इसलिए अच्छा, ओपोनेंट जो होता है डी वाला, ओपोनेंट का भी तो वही जो आपके अपोज में हो, अपोजिट हो, ऐसे याद रखो, वो भी उल्टा ही होता है, एक तरह से विरोधी होता है। तो एंटागोनिस्ट का जो सिनोनियम होगा वो ओपोनेंट होगा। याद हो जाएगा, बहुत सारे डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब भाई क्योंकि ओपोनेंट कहो, एंटागोनिस्ट कहो या कंटेंडर बोलो, फो बोलो, FOE, राइवल बोल सकते हैं, तो ये इसका वही होता है, एक तरह से प्रतिद्वंदी। आगे देखिएगा और आगे अब देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है 31 वाला। आप सोचेंगे कि सर जी ये तो बहुत सिंपल है और हम तो इसे कर सकते हैं, लेकिन देखो कर तो सकते हैं लेकिन इसके अंदर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो समझाने की कोशिश करता हूँ जल्दी से। रोहन प्रीफर्ड बेसबॉल डैश एनी अदर स्पोर्ट। देखो बेसबॉल जो होता है ना भैया, ये अमेरिका का वहाँ का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, उनका बेस बहुत स्ट्रांग है।
रोहन प्रीफर्ड बेसबॉल। देखो एक चीज़ आपको समझ में हमेशा आपने पढ़ी होगी, इस सवाल का जवाब तो मुझे पता है, बच्चों ने दे दिया होगा आराम से सर, कि इसका जो आंसर होगा वो 2 आएगा, क्योंकि प्रीफर के बाद जो यहाँ पर जो भी ये प्रीपोजिशन आती है ना इस जगह पर, वो हमेशा 2 आती है। ये बात एकदम सही है, और ज़्यादातर पेपर्स में बस वो प्रीपोजिशन को ही जुड़वाता है। तो आपने जो बिल्कुल सही पढ़ा है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। लेकिन अच्छा 2-3 चीज़ें और भी समझो, इसमें कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। याद रखना, जैसे ये प्रेफर है और प्रीफर के बाद कोई नाउन आ जाए, समझना मेरी बात को, नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, जीरंड आ सकता है, उसके बाद जो भी आएगा, जो वर्ब आएगी वो इन्फिनेटिव के रूप में आती है, यानी कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आती है। अगर कोई वर्ब को भी आपको जोड़ना है तो, जैसे आई प्रीफर वर्क टू रेस्ट, आई प्रीफर यू टू हिम, आई प्रीफर वॉकिंग टू राइडिंग। तो ये चीज़ें आपको समझ लेनी है कि प्रीफर के बाद कोई नाउन प्रोनाउन जीरंड आए, और उसके बाद अगर कुछ भी जोड़ना है, वर्ब जोड़ना है, कोई अदर पार्ट जोड़ना है, तो उसके लिए आपको 2 ही लगा देना है। कोई डाउट तो नहीं रहेगा? अच्छा, अब सर और चीज़ें बताना, लेकिन याद रखना अगर प्रीफर के बाद में डायरेक्ट यहाँ पर कोई इन्फिनिटिव आ जाता है, यानी कि जैसे आई प्रीफर टू डाई, मैं मरना पसंद करूंगा, आई प्रीफर यहाँ पर होता डायरेक्ट 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होता है। आई प्रीफर, समझाने की कोशिश करता हूँ, आई प्रीफर टू डाई, यहाँ पर जो लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने लिख दिया आई प्रीफर टू डाई। अब ये बताओ आगे आपको कुछ जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे? ये तो सर जी 2 तो पहले ही आ गया, तो ऐसे थोड़ी करेंगे कि आई प्रीफर टू डाई टू टी, नहीं नहीं, 2 बार टू डाई टू टी नहीं कर सकते। ऐसे में जब प्रीफर के बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव आ जाए तो आगे जब अगर आपको कोई भी इसे जोड़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, वहां पर आप रादर देन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रादर देन लगता है। तो प्रीफर में बस ये 2 ही चीजें होती हैं, ज्यादातर यही आता है। प्रीफर के बाद नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, जीरंड आएगा, तो आपको डायरेक्टली 2 भर देना है बस। लेकिन अगर प्रीफर के बाद 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और फिर उसके बाद में कुछ भरना है तो फिर आपको रादर देन लगाना है। क्लियर है? आगे, देयर वॉज नो नीड टू, यहां पर ये सवाल लिखा हुआ है और ये बहुत अच्छा है, मत समझो ये क्या लिखा है, बस आप तो जोड़ना सीख लो, लास्ट से कैसे जोड़ेंगे। मुझे ये पक्का पता है कि नीड टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे आई नीड टू से समथिंग, आई नीड टू कॉल यू, मुझे तुम्हें कॉल करने की जरूरत है, आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ने की जरूरत है। तो नीड टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब ये देखेगा इन चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन की स्टार्टिंग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जल्दी से बताओ। देखिए भाई, सेट लिखा है, टू लिखा है और एनीथिंग लिखा है, इन तीनों में से पहले वाले ऑप्शन में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है सेट। इसका मतलब इसका जो पहला वाला होगा वो पक्का एक्स से स्टार्ट हो रहा होगा, एक्स वाला टुकड़ा हमेशा पहले आएगा। तो देखो सर, इनमें तीनों में स्टार्टिंग में एक्स नहीं है, सिर्फ ये लास्ट वाले में, इसीलिए आपका ये हो जाएगा। दिमाग लगाओ मत, बिल्कुल आगे बढ़ जाइएगा। आगे देखो, और ये लास्ट वाला सवाल है, अकोमोडेशन की आपको स्पेलिंग पूछी है और ये आपको बताना है। ठीक है, देखो मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल सकें, आप पढ़ सकें उन्हें। तो अकोमोडेशन की आपको सही स्पेलिंग बताना है। पहले तो ये समझो कि अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है। अकोमोडेशन का वही होता है, जैसे अरे कहते ना अकोमोडेशन, कोई समायोजन। अब इसमें स्पेलिंग क्या होता है, देखो अकोमोडेशन में क्या होता है, डबल सी और डबल एम आता है, तो ACCO अकोमो, और फिर डेशन तो आप कर सकते हैं DATIO है, ठीक है, अकोमोडेशन। तो ये इसका जो ए वाला पार्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, अकोमोडेशन। अरे उसी को बोलते हैं, इससे कोई निवास नहीं होता क्या? अकोमोडेशन निवास स्थान, जहाँ आवास, जहाँ आप रहते हैं, तो अकोमोडेशन होता है, मतलब ए वाला आपका सही है। तो देखो ये पूरा पेपर, अब आप मुझे सही बताना कि 16 में से 16 किसके आए। अगर आपके देखो अगर 12 नंबर भी आ गए ना 16 में से, मतलब आपकी अच्छी नॉलेज है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आप चाहें तो मैं 2 मिनट के अंदर पूरे पेपर के ऊपर रिवीजन में करवा देता हूँ, जल्दी फास्ट करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बुड के बाद सिर्फ 2 चीज़ आती हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या हैव थर्ड फॉर्म। तो हैव थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन इसमें दे रखा है, बी वाला। आगे देखिएगा, द पीपल ऑफ जापान आर वाइजर देन द अमेरिका, यहाँ पर जापान के लोगों की तुलना अमेरिका के लोगों से की जा रही है, क्योंकि उसने पहले ही पीपल लिख दिया, मतलब पीपल की ही तुलना अमेरिका के पीपल से की जाएगी। ऐसे में हमेशा याद रखना दोज ऑफ वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है, तो दोज ऑफ बी वाले पार्ट में, इसलिए बी वाला सही है। यहाँ पर देखिएगा वो ये करा है कि
मतलब फ्रिज में बहुत कम संख्या में क्या थे, अंडे बचे थे, इसलिए उसे मार्केट जाने की ज़रूरत है उन्हें खरीदने के लिए। अब मार्केट जाएगा कब, जब अंडे बिल्कुल नामात्र रह जाएंगे तभी तो जाएगा ना, अगर कुछ है तो क्यों जाएगा। तो इसलिए नामात्र के केस में हमेशा फ्यू वाला ऑप्शन आएगा। अच्छा एक और चीज़, एग्जैक्ट तो फ्यू आ रहा है, अगर यहाँ मिल्क होता तो लिटिल आ जाता, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो एक्टिव पैसिव है, चेंज्ड सेकंड फॉर्म एक्टिव पैसिव किस में जाता है, वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म है, तो वॉज वर्ब इसमें भी नहीं है और इस ये तो बनेगा ही नहीं। यहाँ पर द कर्टेन्स जो प्लूरल है इसीलिए आपका बी वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे देखो ये भी पैसिव है और ये लिख रहा है बिल फिनिश, ये चेंज होगा, बताओ किस में हो जाएगा, बिल भी थर्ड फॉर्म है, तो बिल भी थर्ड फॉर्म इसमें नहीं है, ना ही इसमें है और ना ही इसमें है, मतलब सी वाला सही है। आगे देखो ये भी एक्टिव पैसिव, तो हो जाएगा बाई हुम में, और बाई हुम के बाद वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर जो ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, मतलब ये बी वाले में दे रखा है। आगे देखो कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट डोंट से स्टार्ट हो रहा है तो नॉट टू उसका कंजंक्शन होता है, बीच में जोड़ने वाला, तो ये गलत, ये गलत और ये गलत, और आपका डी वाला एकदम सही हो जाएगा। ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये मैंने बता दिया था। अ वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है निरर्थक प्रयास, यूजलेस सर्च, सी वाला सही हो जाएगा। इसका आपको क्या है, एक्नोलेज, एक्नोलेज का मतलब होता है स्वीकार कर देना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिनाई कर देना, रिजेक्ट कर देना। ऑलवेज का उल्टा क्या होता है बताओ, सेल्डम होता है, कभी कभार, और ऑलवेज मतलब सदा। एब्जॉल्व सॉल्व हो गया, ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, एक्विट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्विट हो जाएगा, क्लियर। एक एंटागोनिस्ट, इसका सिनोनिम होता है ओपोनेंट, जो आपका प्रतिद्वंदी हो। आगे देखिएगा प्रीफर के बाद आगे कभी कोई आपको प्रीपोजिशन लगानी तो हमेशा आप टू लगा देना और भूल जाएंगे। अगर प्रीफर के बाद डायरेक्ट अगर कोई इन्फिनेटिव आ ही गया तब आपको रादर देन लगाना है। आगे यहाँ पर मुझे पता है नीड टू के बाद हमेशा बर्फ की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बर्फ की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ सी इसमें पहले वाले में, इसीलिए वाला एक्स वाला जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखो अकोमोडेशन, निवास स्थान जहाँ पर रहते हैं, समायोजन निवास स्थान, तो अकोमोडेशन में डबल सी और डबल एम आता है, तो ए डबल सी ओ डबल एम ओ और डी ए टी आई ओ एन, इसलिए आपका ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया। अच्छा आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, बस आपका सपोर्ट और प्यार मिलना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाना ही आपका काम है। आपके पेपर तक बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दे चुका हूँगा, आप अकेले नहीं है, आपके पेपर तक मैं ज़रूर रहूँगा, ठीक है। बस आपको लाइक कर देना है, शेयर, अपने स्टूडेंट सभी को जोड़ लीजिएगा कि आप पढ़िए कहीं से भी, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए, पेपर देने के लिए इस चैनल पर ज़रूर आना है। पेपर लगाओ फिर आप कहीं से भी पढ़ो चलेगा, लेकिन इस तरह के जो भी पेपर्स आएंगे उनको आप मिस मत कर दीजिएगा। थैंक यू।